नमस्कार। मैं डॉक्टर नीलाभ आज विटामिन डी के बारे में बात करूंगा। पहले ये समझ लेते हैं कि विटामिन क्या होते हैं। विटामिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, उनके जीने के लिए, उनके फंक्शन के लिए, प्रॉपर फंक्शन के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। पहले तो ये हम समझें ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड उसे कहते हैं जिसमें एक या एक से ज़्यादा कार्बन आइटम होते हैं जो दूसरे एलिमेंट से कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं। मेनली हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से जुड़े होते हैं। दूसरा चीज़ ये समझते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं। जब किसी भी एलिमेंट की रिक्वायरमेंट 100 मिलीग्राम से कम होती है प्रतिदिन, तो उन्हें हम माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। विटामिन्स इंसान का शरीर नहीं बना पाता। ये विटामिन हमें हमेशा बाहर से लेना होता है, इसीलिए इन्हें वाइटल एमिन्स से इनका नाम जो है विटामिन्स पड़ा। इन्हें दो ग्रुप में बांटा गया है। पहला ग्रुप वो जो वाटर में एब्जॉर्ब होते हैं, वाटर सॉल्युबल, जिसमें 8 विटामिन है बी कॉम्प्लेक्स के और विटामिन सी, यानी टोटल 9 विटामिन वाटर सॉल्युबल होते हैं। और 4 विटामिन, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के फैट सॉल्युबल होते हैं। इनके एब्जॉर्प्शन के लिए फैट या लिपिड की ज़रूरत होती है। विटामिन डी थोड़ा सा बाकी विटामिनों से अलग हटके है, क्योंकि ये कुछ मात्रा में शरीर के अंदर भी बनता है। इसीलिए कहा जाता है कि ये हार्मोन की तरह भी काम करता है। हार्मोन जो होते हैं ये मैसेंजर होते हैं जो शरीर के किसी एक हिस्से में बनते हैं, लेकिन अपने फंक्शन के लिए दूसरे जगह पे ट्रांसपोर्ट से जाते हैं और वहाँ पे अपना फंक्शन करते हैं। जैसे जो शरीर में विटामिन डी बनता है ये हमारे स्किन में बनता है। स्किन में डिहाइड्री कोलेस्ट्रॉल होता है हमारे एपिडर्मिस के लोअर लेवल पे। जब इस पे अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आता है सूरज का, तो वो कन्वर्ट हो जाता है कोलिकैल्सिफेरॉल में। विटामिन डी दो फॉर्म में पाए जाते हैं। एक तो विटामिन डी 3 जो कोलिकैल्सिफेरॉल हुआ, दूसरा विटामिन डी 2 जो अर्गोकैल्सिफेरॉल हुआ, जो यूजुअली प्लांट्स में मिलते हैं। ये जब शरीर में एब्जॉर्ब होते हैं, ये फैट सोल्यूबल एब्जॉर्प्शन होती है। इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होने के बाद ये सीधे एक्टिव नहीं होते, ये काम नहीं करते। फिर ये लीवर में जाते हैं, जो लीवर में जाकर इनमें हाइड्रोक्सिलेशन होता है 25th पोजीशन पे, तो 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल ये बन जाते हैं। वहाँ से फिर ये किडनी पे जाता है, जहाँ इसके एक बार और हाइड्रोक्सिलेशन होता है। तो अब ये 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल कहा जाता है या कैल्सिट्रियोल कहा जाता है। ये एक्टिव फॉर्म होता है विटामिन डी का, जो 24 घंटे तक एक्टिव होता है, 6 से 24 घंटे, और ये सारे विटामिन डी का फंक्शन करता है। विटामिन डी डायरेक्ट काम नहीं करता। शरीर के अलग अलग हिस्सों पे विटामिन डी रिसेप्टर्स होते हैं, जिस पे विटामिन डी जाता है, एक्ट करता है, और उन रिसेप्टर का जो फंक्शन होता है वो फंक्शन पूरे करवाता है। विटामिन डी का अगर हम मेन काम सोचें तो सबसे मेन काम है कि कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करना। कैल्शियम एक बहुत ही छोटे नैरो गैप में बॉडी को मेंटेन करना होता है, जो उसका एक्टिव फॉर्म होता है। अगर हम ब्लड में देखें तो 8.5 से 10.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर कैल्शियम का नैरो रेंज होता है। इस रेंज पे इसको रखने में विटामिन डी का काफ़ी रोल होता है। तो ये इंटेस्टाइन पे काम करके एब्जॉर्प्शन, विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। किडनी पे काम करके जो कैल्शियम यूरिन से बाहर जा रहा है उसे दोबारा एब्जॉर्ब करता है। एट द सेम टाइम ये बोन पे काम करता है दो तरीके से। एक तो चूँकि कैल्शियम की मात्रा ये बढ़ा रहा है तो बोन में स्ट्रेंथ लाता है। दूसरा एक सेल होता है ओस्टियोक्लास्ट जो बोन को खाता है, उनको एक्टिवेट करके कैल्शियम को ब्लड में रिलीज़ करवाता है। तो ये एक तरफ तो बोन बना रहा है, दूसरी तरफ से बोन को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसे रीमॉडलिंग कही जाती है। तो बोन की रीमॉडलिंग में हेल्प कर रहा है। उसी तरीके से ये पैराथायराइड हार्मोन, ये पैराथायराइड ग्लैंड पे जाकर पैराथायराइड हार्मोन को भी रेगुलेट करता है, जो फिर वापस आके कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को ये एक्टिवेट करते हैं। विटामिन डी की हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है? विटामिन डी की रिक्वायरमेंट बच्चों में 600 इंटरनेशनल यूनिट होती है,
कई जगह आप माइक्रोग्राम में पढ़ेंगे, कई जगह आप इंटरनेशनल यूनिट में पढ़ेंगे। तो एक सिंपल सा फार्मूला होता है कि 1 माइक्रोग्राम इक्वल टू 40 इंटरनेशनल यूनिट। तो बच्चों में 600 इंटरनेशनल यूनिट या 10 माइक्रोग्राम की रिक्वायरमेंट होती है। जब बच्चों 15 में माइक्रोग्राम की ज़रूरत होती है। जब ये एडल्ट में आते हैं तो ये कहीं भी 600 800 से लेकर 1000 माइक्रोग्राम पर डे इंटरनेशनल यूनिट की पर डे की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन जब प्रेगनेंसी हो या लैक्टेशन हो या ओल्ड एज हो तो इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है और ये कहीं भी 1500 से 2000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे की रिक्वायरमेंट आ जाती है। विटामिन डी रिसेप्टर्स वक्त के साथ साथ उतने एक्टिव नहीं रह जाते हैं, इसीलिए विटामिन डी की रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जाती है। जब विटामिन डी की कमी होती है तो बच्चों में रिकेट्स होती है, उस बीमारी को रिकेट्स कहते हैं, और एडल्ट में इसे ओस्टियोमलेशिया कहते हैं। इसकी कमी से क्या क्या होता है ये समझना बहुत ज़रूरी है, तभी समझ में आएगा कि इसकी इतनी ज़रूरत क्यों है। जब इसकी कमी होती है तो नेचुरली कैल्शियम की भी कमी होनी शुरू होती है, तो हड्डियों में टेढ़ापन आना शुरू होता है, दर्दें आनी शुरू होती हैं। पहले जैसे सीढ़ियाँ चढ़ने में दर्द होता है या ज़्यादा देर खड़े होने पर या ज़्यादा चलने पे दर्द होता है, फिर धीरे धीरे दर्द बढ़ती जाती है और बैठे बैठे भी दर्द होना शुरू होता है, तो बोन पेन। फिर उसके बाद से टेढ़ापन, जैसे पैर आपके बोइंग हो जाती है, टेढ़े होने शुरू हो जाते हैं। फिर फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर कहा जाता है, हड्डियाँ टूटनी शुरू हो जाती हैं। ये सारी हड्डियों पे इसकी कमी से आना शुरू होता है। लेकिन ये सिर्फ हड्डियों को ही इफेक्ट नहीं करता है, इसकी एसोसिएशन कई जगह पाई गई है। जैसे ब्रेन में शुरू में ये डिमेंशिया देता है, भूलना शुरू करते हैं, डिप्रेशन देता है। अल्जाइमर डिजीज़ में भी इसका रोल पाया गया है। अगर हम इंटेस्टीन में आ जाएं तो इंटेस्टीन में ये क्रोन्स डिजीज़, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये सारी बीमारियां हैं जिसमें विटामिन डी की डिफिशियंसी का रोल पाया गया है। उसी तरीके से इम्यूनिटी, ये चूँकि ये इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, तो जब इसकी कमी होनी शुरू होती है तो इम्यूनिटी आपकी वीक होनी शुरू हो जाती है, तो बार बार इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है, ऑटो इम्यून डिज़ॉर्डर होने शुरू हो जाते हैं, ये सारा बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये बॉडी को कई तरीके से विटामिन डी की कमी इफ़ेक्ट करती है। अब एक कॉमन क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विटामिन डी खाने में किस चीज़ से मिल सकता है। विटामिन डी सबसे ज़्यादा फैटी फिश जैसे सार्डिन्स, ट्यूना, मैकरेल, इन सब में पाए जाते हैं। सबसे रिच सोर्स फैटी फिश होते हैं। अगर फैटी फिश रेगुलर आपके डाइट में है तो विटामिन डी की कमी आने की चांसेस कम होते हैं। उसके अलावा मटन हो गया, एग हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, इसमें पाए जाते हैं। मशरूम हो गया, उस और जो वेजिटेरियंस होते हैं उनके लिए सप्लीमेंट्स लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना सप्लीमेंट के पूरा नहीं होता है। मेरे से एक सवाल हमेशा पूछा जाता है कि सन के एक्सपोजर से अगर विटामिन डी बन जाता है जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है, तो हम सन एक्सपोजर क्यों ना करें। बिल्कुल करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके 2-3 ड्रॉबैक्स हैं। हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया में जो सोसाइटी है ये बहुत ही कंजर्वेटिव सोसाइटी है। आपका जितना स्किन एक्सपोज होता है, जिस पे सनलाइट काम करता है, बस उतना ही विटामिन डी बनता है। अगर सन एक्सपोजर से आपने करना हो तो सिर्फ आप अंडर गारमेंट में धूप में 1 से 2 घंटे बैठें, नंबर 1। नंबर 2, चूँकि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होती है तो उसकी वजह से स्किन कैंसर होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। आज की डेट में पॉल्यूशन में स्किन कैंसर बहुत ही कॉमन हो गया है। तीसरा, हम डार्क स्किन लोग हैं, तो डार्क स्किन लोगों में मेलानिन होता है स्किन में, जिसकी वजह से डार्क पिगमेंटेशन होती है, हमारा स्किन डार्क होता है। उसमें विटामिन डी काफ़ी कम बनता है। इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि अगर हम सप्लीमेंट ले लें तो ये इन सब चीज़ों से हम बच सकते हैं। विटामिन डी जो मैक्सिमम आप ले सकते हैं वो 4000 इंटरनेशनल यूनिट तक पर डे ले सकते हैं, जो सेफ़ है, उससे ज़्यादा नहीं जाए। दूसरी जो सप्लीमेंट्स आती है, जो भी आप टैबलेट खाते हैं, उसमें ये चीज़ जो मार्क कीजिएगा कि उसमें विटामिन डी किस फॉर्म में है, कैल्सीफेरॉल के फॉर्म में है या कैल्सीट्रियोल है। अब फेरॉल और कैल्सीट्रियोल को हम कंपेयर करते हैं कि दोनों में क्या फ़र्क है। कैल्सीफेरॉल प्रो ड्रग है,
वो लीवर और किडनी में जाकर कन्वर्ट होता है कैल्सिट्रियोल में। ये कैल्सिट्रियोल ये ड्रग की तरह काम करता है, ये इमीडिएटली एक्टिव हो जाता है। कैल्सीफेरॉल का हाफ लाइफ ज़्यादा होता है, तो ये 2 से 3 दिन तक एक्टिव होता है। कैल्सिट्रियोल का बहुत छोटा हाफ लाइफ होता है, चूँकि ये मोस्ट एक्टिव फॉर्म है 4 to 6 आवर्स। तो ये इसकी जो एक्टिविटी होती है वो भी एक दिन में ख़त्म हो जाती है। कैल्सीफेरॉल आप खाते हैं तो वो लीवर में स्टोर भी होता चला जाता है, तो आपको विटामिन डी की डिफिशिएंसी नहीं आने देता। जबकि कैल्सिट्रियोल विटामिन डी की डिफिशिएंसी में कुछ भी हेल्प नहीं करता। आप जब तक खा रहे हैं उस दिन असर है, अगले दिन नहीं है। चूँकि कैल्सिट्रियोल एक एक्टिव फॉर्म है, इसलिए स्टोन फॉर्मेशन के रिस्क इसमें ज़्यादा होते हैं, ओवरडोजिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जो कैल्सीफेरॉल में नहीं होते हैं। इसलिए हमेशा सेफ होता है कि आप वो टैबलेट लें जिसमें विटामिन डी कैल्सीफेरॉल के फॉर्म में हो और 600 से 1000 इंटरनेशनल यूनिट ही हो। या बच्चों को आप दे रहे हैं तो 400 से 600 इंटरनेशनल यूनिट देंगे, उससे ज़्यादा भी क्रॉस नहीं करेंगे, वरना विटामिन डी की टॉक्सिसिटी हो सकती है। अगली बार हम ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में बात करेंगे। नमस्कार।